Hi everyone, once again welcome back to Excellence. I come with a new video. In this video we will discuss the blood vessels. Blood vessels को descriptively और डिटेल डिस्क्राइब करना है ताकि आप एबल हो जाओ कि आप चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाओ। और जैसे कि पॉकेट गाइड सेशन आपको मिला हुआ है तो पॉकेट गाइड प्लेलिस्ट जाओ, वहाँ पर आप सारे सेशंस लो और स्पेशली लाजमी ये सेशन लेकर आओ कमांड वर्ड्स का, जहाँ पर आपको फिर पता चल जाएगा कि आपको कंपेयर पूछ रहे हैं, कंट्रास्ट पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई डिटरमिन क्या पूछ रहे हैं बेसिकली। उससे फिर आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर। तीन ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो तीनों को इसी वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए आपको और आप कंपेयर कर पाओगे, फिर आपको सिग्निफिकेंस सारा कुछ इसी वजह से पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द आर्टरीज। Okay, so first of all, let's start the vessels that transport blood at high pressure to the tissue away from the heart. यानी कि ये तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास वो वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को अवे टू द हार्ट लेकर जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं, नहीं हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। दूसरी बात ये, इसका प्रेशर बहुत हाई होता है और इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि हाई प्रेशर भी ये मेंटेन रखती है, क्योंकि वरना खुद सोचो कि हाई प्रेशर होगा तो इट हैव मोर चांसेस फॉर द वेसल्स टू बी डैमेज। लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है कि फिर डैमेज नहीं होता, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही होती है आर्टरीज। ये ब्लड को ट्रांसफर करती है एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है। वेन्स में लो प्रेशर होता है, ठीक है, वो तो हम अभी वेन्स का स्टार्ट करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, इसका इनर एंडोथेलियम वॉल होती है, ठीक है, या इनर एंडोथेलियम सरफेस होती है। इसे गौर से देखो, इसका बेसिकली नाम याद करना है आपको, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा इसका नाम है। इट इज़ अ लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। खुद सोचो, जब चीज़ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और वो चीज़ फ्रिक्शन लेस हो जाएगी या फिर यूँ कहोगे इतनी कम फ्रिक्शन हो जाएगी, तो फिर हमारे पास इसका हाई प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसका हाई प्रेशर मेंटेन होगा और साथ ही साथ फिर ये एबल करती है, यानी कि इस इन सेंस हम कह सकते हैं कि इससे फिर हमारे पास जो वेसल है वो प्रोटेक्ट रहती है, वेसल डैमेज नहीं होती। कि प्रेशर हाई है तो उसका मतलब कि वेसल डैमेज हो गई नहीं, वेसल मेंटेन रहती है। ठीक है, इसका प्रेशर भी मेंटेन रहता है, ख़ुद भी ये डैमेज नहीं होती है, सेफ़ रहती है। ठीक है, और बेसिकली इसकी जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देता है, ज़्यादा स्मूथ कर देता है। इसकी मिडिल लेयर होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। इसको भी याद करना है आपको, इसका नाम याद करना है। बेसिकली इट्स द मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया. It is having the smooth muscles, it's having the collagen and elastic fiber. Elastic fiber बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, कोलेजन स्ट्रॉन्ग होता है। कोलेजन इज़ अ टाइप ऑफ मसल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इन अ सेंस यूँ कह लो आपके, बेसिकली यू कैन से दैट टू सम एक्सटेंट इट्स नॉट इनफ स्ट्रेचेबल, ठीक है। और ये जितनी भी जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक स्मूथ मसल्स हो गई, ठीक है, एंड द कोलेजन दैट्स बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड टेकिंग द ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि इनको भी काम करना पड़ता है। और ये जितनी भी लेयर्स है ना, मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारा बेसिकली प्रोवाइड करते हैं हमारी इलास्टिसिटी, ठीक है। और तुम्हें पता है कि अगर कोई भी चीज़ इलास्टिक होती है तो आप उससे जितना भी रिफॉर्म कर लो वो वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ सेम रहती है, बड़ी छोटी आप नहीं कर सकते। इलास्टिसिटी इसमें मौजूद होती है और वो होनी भी चाहिए, ठीक है। ब्लड वेसल्स में होनी भी चाहिए ये चीज़, ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके और जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज ना हो सके। दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, जिसको ट्यूनिका एडवेंटिटिया भी कहते हैं, लेकिन यूजुअली ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको आपको कैम्ब्रिज में वर्ड यूज़ किया गया है। ट्यूनिका एक्सटर्ना हमारे पास दो चीज़ें रखती हैं, इसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी स्मूथ मसल नहीं होती, ठीक है। और क्योंकि आउटर लेयर है तो बेसिकली ये वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द ब्लड वेसल। इनके स्ट्रक्चर्स को याद करना ज़रूरी है, यानी कि कहाँ कहाँ है। इनर लेयर कौन सी है, जिसको हम इनर एंडोथेलियम कहते हैं, फिर मिडिल लेयर कौन सी है, फिर आउटर लेयर कौन सी है। तो तीन लेयर्स होती हैं। आर्टरीज का ल्यूमेन जो है वो बिल्कुल स्मॉल होता है। अच्छा, यहाँ पे ल्यूमेन डिस्कस नहीं है, फिर मे बी आगे डिस्कस हो। ल्यूमेन इसका स्मॉल होता है और इनकी वॉल्स थिकर होती हैं। तीन वॉल्स हैं, तो मतलब मोटी मोटी वॉल्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो थिक वॉल है वो तुम अगर इन्वेस्टिगेट करो इन दिस क्वेश्चन, दैट्स ट्यूनिका मीडिया। मिडिल लेयर कितनी थिक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थिक लेयर बता रही है कि जो हाई प्रेशर है उसकी वजह से आप कोई किसी भी चीज़ में हाई प्रेशर हो, बहुत तेज़ी से खून की रफ्तार चल रही है तो गर्म होती है वो चीज़, ठीक है। तो ये सरफेसेस ज़्यादा गर्म या ज़्यादा हीटअप से भी रोक देती हैं, ठीक है, और वो प्रेशर को मेंटेन भी रखती हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम लाइक यूँ कह लो कि जिसका ल्यूमेन छोटा होगा ना उसमें प्रेशर हाई होगा, जिसका ल्यूमेन बड़ा होगा उसमें प्रेशर लो होगा, क्योंकि सरफेस एरिया फिर वेलोसिटी को जो है क्या करता है, प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि कोरिलेशन है बेसिकली। जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतना हमारे पास ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, यानी कि वेलोसिटी इन द सेंस की स्पीड, हमारे पास ही स्पीड कह लो, स्पीड ऑफ ब्लड विल बी मोर,
और स्पीड कम होगी अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ल्यूमेन का सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो दैट इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक टू विदस्टैंड हाई प्रेशर ऑफ ब्लड लीविंग द हार्ट, यानी कि अब ऑब्वियसली आपको इसकी अमाउंट भी याद रखनी है, क्वांटिटी याद रखनी है। 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये जो है mmHg ये होता है बेसिकली यूनिट फॉर द प्रेशर। ये प्रेशर का यूनिट याद करना ज़रूरी है। मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी यानी कि mmHg, Hg इज़ फॉर मर्क्यूरी एंड mm मीन्स मिलीमीटर, ठीक है। 120 अमाउंट याद रखना ज़रूरी है, तभी आप ये कहते हो। अक्सर आपने नोट किया होगा कि यार बीपी चेक कर लो, किसी का बीपी चेक कर दो, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो वो होता है एक नॉर्मल बंदे का जो एक अच्छा ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 80/120 या 120/80, ठीक है, जो भी। तो मतलब बेसिकली 120 नंबर याद करना ज़रूरी है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स हमारे पास वॉल कैन स्ट्रेच, इस हाल में बता चुका हूँ आपको। अलाउज द हार्ट टू मॉडरेट द प्रेशर ऑफ द ब्लड बाय रिकॉइलिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। इस रिकॉइलिंग होती है इसकी, ठीक है, या फिर स्ट्रेच होता है ये, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। सो या प्लस से जो सारी बातें बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। नाउ हैव अ लुक ऑन द आर्ट्रियोल्स। हमारे पास देखो जैसे सबसे लार्जेस्ट यानी कि मोटी ब्लड वेसल, लार्ज ब्लड वेसल है आर्टरी, फिर उससे स्मॉल है आर्ट्रियोल्स, फिर उससे स्मॉल है कैपिलरी, फिर उससे लार्ज है वेन्यूज़, उससे लार्ज है वेन्स। तो कैपिलरी से जो आर्टरी और वेन है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी आर्टरी और कैपिलरी आपस में कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, ना ही जो कैपिलरी है वो वेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बल्कि वेन्यूज़ के थ्रू वेन कैपिलरी से कनेक्टेड है और आर्ट्रियोल्स के थ्रू आर्टरी कैपिलरी से कनेक्टेड है। आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर वेसल्स, ठीक है, सॉरी आर्टरीज, हाँ, ब्रांच इनटू स्मॉलर वेसल्स दैट्स कॉल्ड आर्टरियोल्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टरी जो होती है ना एक बड़ी वेसल है, ब्लड वेसल। ये बड़ी ब्लड वेसल ब्रांच में तब्दील हो जाती है, यानी ब्रांच में डिवाइड होती है। स्मॉलर वेसल्स कहलाती हैं जिसको हम आर्टरियोल्स कहते हैं। और आर्टरियोल्स वॉल्स हैव मोर स्मूथ मसल्स, इसमें स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड द मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड मूविंग इन एंड आउट ऑफ अ सर्टेन बॉडी पार्ट, ठीक है। यानी कि ऑफ कोर्स के हमारे पास मसल्स जो स्मूथ मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्मूथ मसल की एबिलिटी के वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड मूविंग इन एंड आउट ऑफ अ सर्टेन बॉडी पार्ट, क्या मतलब, यानी कि अगर फॉर सपोज मोस्ट कॉमनली तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, यानी कि मूवमेंट इन एंड आउट हो रही होती है ब्लड की, वो कैपिलरीज में होती है, टिश्यू फ्लूइड, जिसका एक अलग बेसिकली पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर भी आर्टरियोल से भी हमारे पास इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि हमारे पास ये वॉल्यूम कंट्रोल कर सके ब्लड का मूविंग इन एंड आउट, यानी कि कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है, कितनी परसेंट पानी वो ब्लड अंदर आ रहा है, कितनी परसेंट ब्लड बाहर जा रहा है। तो उस ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करती है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, बिकॉज इट्स अ स्मूथ मसल हैव एन एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसको भी ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये इस तरह से सर्टेन बॉडी पार्ट्स यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है ब्लड इसके अंदर आता भी है और ये ब्लड देती भी है। ऑफ कोर्स ब्लड सप्लाई, क्योंकि आर्टरी है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी पार्ट्स को पहुंचाती है। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ये कंट्रोल कर सकती है कि कितना ब्लड मुझे देना है, कितना लेना है, कितना मेरे पास होना चाहिए। अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देती है, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेचेबल है, ठीक है। Okay, now let's talk about the vasoconstriction and vasodilation which occurs in the arterioles. Arterioles के अंदर vaso, देखो basically the word vaso is linked to the pressure, something like that, ठीक है। vasoconstriction, constrict होना, छोटा होना, vasodilation यानी कि dilate होना, increase in the surface area, बड़ा हो जाना, ठीक है। ये दोनों ability रखते हैं, that's what mean by the contraction. And blood pressure drops here from 120 to 85 as arteries branch out. यानी कि यहाँ पर जो 180 अभी आर्टरी का ब्लड प्रेशर था, ठीक है, आर्टरी का ब्लड प्रेशर क्या था 180, यहाँ पर इसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है टुवर्ड्स 85 और 80। 80 भी लिख लो तो भी एग्जामिनर मार्क्स देगा, 85 भी लिख लो, ठीक है, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज बोथ आर ऑलमोस्ट नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वेज में होती हैं। 80 और 85 दोनों के दरमियान अगर होगी, मतलब 80 होगा बाय 125 या 120 या 120 बाय 85 होगा, तो दोनों सही है, दोनों बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की है, और ये नॉर्मल बीपी होता है, ठीक है, तो दोनों पे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो आर्टरी का तो तभी तुम्हें पहली जो वॉइस, जब तुम बीपी चेक कर रहे हो तो पहली वॉइस जो तुम्हें सुनाई दे रही होती है ब्लड प्रेशर ऑफ आर्टरी, फिर दूसरी वॉइस जो सुनाई दे रही होती है दैट्स द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरियोल्स। तो दैट्स द 85 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, mmHg, भूलना भी मत, ठीक है ना। और देखो कि किस तरीके से आर्टरियोल्स अब मज़ीद ब्रांच होंगी, यानी कि मज़ीद ब्रांच में डिवाइड होंगी और वो बनेंगी फिर कैपिलरी, दैट्स कॉल्ड द कैपिलरी। अब बेसिकली हमारे पास जो कैपिलरीज हैं दैट्स 1 सेल थिक, ये बात याद रखना ज़रूरी है, एंडोथेलियम, ठीक है।
इसकी बेसिकली जो वॉल है वो एंडोथेलियम की बनी होती है एंड इट इज़ वन सेल थिक। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास एक ही आरबीसी गुजर सकता है एक टाइम में। इसका तुम साइज़ देखो, इसका साइज़ याद करना ज़रूरी है एंड ईजी है, 7 माइक्रोमीटर, जस्ट इनफ फॉर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का तुम अगर चैप्टर 1 पढ़ के आए हो और अगर तुमने नहीं पढ़ा, वहाँ तुम्हारा इसको ग्रिप तुम्हारी लो है, तो वहाँ जाके रिकॉल करो, सब रिवाइज करो दोबारा। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का तुम्हें मैंने साइज़ बताया था वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। इसका 7 माइक्रोमीटर यानी एक टाइम पर एक आरबीसी गुजर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हर आरबीसी लाइन होते हैं और वो गुजर रहे होते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है ऑक्सीजन सप्लाईमेंट के लिए। इससे डिफ्यूजन ईजी नहीं हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन के लिए सारा काम हो रहा है। कैपिलरीज में असल डिफ्यूजन होती है। इसका साइज इस कैपिलरीज का 7 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है कि इट्स सेम साइज फॉर द रेड ब्लड सेल एंड ब्लड ब्रॉट टू 1 माइक्रोमीटर फॉर फ्रॉम द सेल, ठीक है। यानी इसमें इन्होंने ये बताना चाहा है कि हमारे पास जितना भी जो ब्लड है इनसाइड द सेल वो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर के अराउंड आ जाता है। यानी कि बेसिकली 1 माइक्रोमीटर जितनी उसकी जो है वो कैपेबिलिटी हो जाती है ब्लड की। और उस ये देखो इससे क्या एबिलिटी बन रही है, इससे एबिलिटी बन रही है कि हमारा जितना भी जो ब्लड है जो कि इनर सेल 1 माइक्रोमीटर तक का एरिया में आ रहा है, जमा हो रहा है, तो वहाँ से तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी डिफ्यूजन। दैट्स ऑल द डिफ्यूजन। कैपिलरीज डिफ्यूज करता है टूवर्ड्स टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से वापस कैपिलरीज। एंड ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स इनफ फॉर स्लोअर फ्लो विद एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। यानी कि बेसिकली इन सेंस से कह लो कि हमारे ब्लड प्रेशर जो ड्रॉप होता है यहाँ पर, दैट्स इनफ फॉर स्लो फ्लो विद एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। जिस तरीके से यहाँ पे ब्लड, देखो मैंने क्या कहना चाहता, हमारे पास आर्टरी बहुत बड़ी है, फिर उसके बाद आर्ट्रियोल्स वो थोड़ा सा और थिनर होती है, फिर सबसे थिन 1 सेल थिक होती है, बस 1 सेल थिक। थिक का मतलब है यानी कि मोटा या बड़ा, सिर्फ 1 सेल, बस इससे ज़्यादा ही नहीं हो सकता कैपिलरी में। ये 7 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब है कि इतना काफ़ी है कि बहुत स्लो प्रेशर कितना डिक्रीज़ हो गया, बहुत डिक्रीज़ हो गया प्रेशर। इतने कम प्रेशर पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता घूमेंगी, तो जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो तुम्हें नहीं लगता कि अलाउ डिफ्यूजन टू अकर एंड इट्स वेरी ईजी फॉर इट टू डू सो, कि इतना जल्दी जल्दी जो है वो ऑक्सीजन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि क्यों ज़रूरी है। देखो अभी मैंने कैपिलरी प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, फर्स्ट वीडियो देख कर आओ ब्लड सर्कुलेशन की, वहाँ मैंने तुम्हें जो पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया है, वहाँ भी मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास जो मसल्स होती हैं जिन्हें हम लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो हम उन्हें ऑक्सीजन किस तरह से देते हैं, बाय द कैपिलरीज। कैपिलरीज में हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है ना, तुम्हें क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से है, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज। कैपिलरीज क्योंकि 1 सेल थिक होती है तो ये ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेती है, और फिर वेन्यूल्स में जाती है, वेन्यूल से वेन्स, वेन से वापस हार्ट में, और फिर हार्ट से जाती है वो लंग्स में ताकि ऑक्सीजन मिले। तो ये सारा सिनेरियो है। तो इसी वजह से कैपिलरीज प्ले अ वाइटल रोल इन द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल्स। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट मटीरियल्स, ऑब्वियसली वाइट ब्लड सेल्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ थिंग, प्रोटीन्स वगैरह, ये जितने भी जो भी बेसिकली एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर लोगे। इन अदर वर्ड्स यू कैन जस्ट से सिंपल एक्सचेंज कर लो आप, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करो। तो कैपिलरी बेसिकली ये कि आप जहाँ पे एक्सचेंज ईजीली हो जाता है, वहाँ पे डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। बेसिकली वो मेन गोल है जहाँ डिफ्यूजन होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे भी देते हैं, क्योंकि स्लो होता है तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। सो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इट। ये सारी इसकी सिग्निफिकेंस है, ये सारा तुम नोट डाउन कर लो, लिख लो ये पॉइंट्स, ठीक है। एंड हैव अ डिस्कशन ऑन द वेन्यूल्स एट ऑल, दैट्स कैपिलरीज ग्रेजुअली जॉइन अप टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स। अब जितनी भी कैपिलरीज जो ब्रांच में थी वो आपस में मिलेंगी, ज्वाइन होंगी टू फॉर्म अ वेन्यूल, ठीक है। वेन्यूल्स बनती हैं ऐसे, एंड then venules join to form veins and the function is return bloods to the heart. वेन्यूल्स या वेन्स का क्या फंक्शन हो सकता है, उसका सिर्फ यही फंक्शन है कि वो ब्लड को वापस कहाँ पहुँचाती है, हार्ट में, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी कैपिलरी ने मैंने बताया ना, इतने सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, यानी कि ऑक्सीजन दिया उसे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो वो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है, हार्ट में। तो वो किसके थ्रू पहुँचेगा, बाय कैपिलरी। कैपिलरी से फिर वेन्यूल्स ब्रांच का ख़त्म होती है, वो आपस में ज्वाइनिंग होती है, और फिर जो है वो फिर वेन्यूल्स मज़ीद जो है वो ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं, और फिर वो वेन्स का क्या फंक्शन है, वो ब्लड को कैरी करता है टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द वेन्स विच हैव द ब्लड प्रेशर विच इज़ लो, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर होता है, नो नीड फॉर इलास्टिक मसल्स और थिक वॉल की भी ज़रूरत नहीं होती है, इलास्टिक मसल्स भी नहीं रिक्वायर है यहाँ पर, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी की क्या ज़रूरत, तुम खुद देखो स्लो तो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें स्लो जब प्रेशर होगा तो फिर इलास्टिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। लार्जर ल्यूमेन होता है, देखो मैंने फिर बताया था जहाँ पे लार्जर सरफेस होगा यानी लार्जर ल्यूमेन होगा उसका, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर खुद ब खुद स्लो होता है, ठीक है। और उसके साथ ये बात याद रखनी है आपको कि ब्लड फ्लो बिकॉज द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द वीन्स। यहाँ पर ब्लड देखो, आप खुद सोचो
कि आर्टरीज में तो ब्लड प्रेशर इस तरह से कंट्रोल हो रहा है कि, और ब्लड फ्लो इस तरह से कंट्रोल हो रहा है कि वहाँ पे थिक वॉल्स हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिक मसल्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, तो चीज़ें इन द वे चल रही हैं, अपनी रास्ते में चल रही हैं। लेकिन वेन्स खुद इतनी स्लो है, तुम खुद सोचो कि वहाँ पे ब्लड कैसे पहुँचेगा। तो बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द वेन, वेन्स के नज़दीक जितनी भी मसल्स होंगी ना, वो जितनी भी जो मसल्स होंगी वो सारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और करने के बाद, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। यानी कि ब्लड फ्लो किस तरह से मेंटेन हो रहा है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। वो खुद से कुछ ऐसी एबिलिटी नहीं रखती कि वो खुद ऐसा कोई काम करे कि ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। एंड द बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय द सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर नाम है बेसिकली, याद करना है आपको कि इट जितनी भी हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व्स होती हैं इन द वेन्स में होती हैं, वॉल्व्स बेसिकली आर्टरीज में नहीं होती हैं। ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो, जब कोई चीज़ तेज़ फ्लो में होती है ना, तो तुम कहते हो कि वो तेज़ फ्लो में चलती रहेगी, लेकिन जब कोई चीज़ स्लो होती है ना, अब क्योंकि ग्रेविटी है, हम अर्थ पे रह रहे हैं, ग्रेविटी हर चीज़ को, तुम अगर अपना मोबाइल को पकड़ के छोड़ दो तो वो नीचे गिरेगा, ऑब्वियसली। अगर तुम बॉल पकड़ के छोड़ दो वो नीचे गिरेगी, कुछ भी चीज़ तुम छोड़ोगे वो नीचे गिरेगी। जब वो नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को पकड़ती है, हर चीज़ को नीचे लेकर आती है। तो जो, जब खुद सोचो, तुम एक इंसान हो, तुम अगर स्ट्रेट खड़े रहोगे तो सारा ब्लड तो फिर नीचे जमा हो जाएगा। तो ब्लड अगर नीचे से, लाइक आपके किडनी से या आपकी टांगों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब उन्हें हार्ट की तरफ जाना पड़ता है बाय द वेन्स, तो ब्लड प्रेशर तो ऑलरेडी लो है, ऊपर से भी ग्रेविटी का पुश लग रहा है, तो क्या ब्लड फिर बैक फ्लो के चांसेस हैं? ऑफ कोर्स हैं। तो जो वॉल्स होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो, यानी कि वॉल्स पहले खुलती हैं, ब्लड ऊपर जाता है, वॉल्स फौरन बंद हो जाती है ताकि वो नीचे आए, तो वो बिल्कुल मतलब नीचे नहीं चला जाए। फिर वो खुलती है, नेक्स्ट ब्लड ऊपर आता है और फिर वो बंद हो जाती है तो नीचे। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये रुक रुक के नहीं होता, ये होता रहता है, और इतनी भी स्लो नहीं होती, मतलब अच्छी खासी सही रहती है, ठीक है। Yeah, so that's why it's a great significance for the veins कि इसके पास सेमिल्यूनर वॉल्व्स होती हैं, while the artery does not consist any valve. Okay, and this is the final diagram that's very important, that's artery और vein का comparison, ठीक है। और फिर तुम्हें कैपिलरी की भी अंडरस्टैंडिंग मतलब बताया हुआ है कि ये क्या होता है। पहले आर्टरी डिस्कस करते हैं। आर्टरी और वेन में ये फ़र्क है कि भाई आर्टरी की जो वॉल है, ठीक है, दीवार है, वॉल, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा थिक है, और वेन्स की जो वॉल है वो कितनी ज़्यादा थिन है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आर्टरी में हमारे पास ल्यूमेन जो है वो स्मॉल है, तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, और वेन्स में हमारे पास ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसमें हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, ल्यूमेन बड़ा है। प्लस वेन में, ल्यूमेन में तुम चेक करो तो यहाँ पे वॉल्व दिखाई दे रही हैं, दैट्स नॉट इन द आर्टरी, और आर्टरी में कोई भी वॉल्व नहीं है, लेकिन वेन्स में वॉल्व है दोनों में। अब देखो, मैं पहले डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे डिफरेंस पता चलेगा तुम्हें। अब आर्टरी से जो है वो ब्रांच बन रही है जो कि तुम्हें बता रही है आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स मज़ीद ब्रांच बता रही है कैपिलरी, और ये जो यू कैन जस्ट से इट्स लाइक अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा ज़्यादा टाइप स्ट्रक्चर, ये हाँ इस टाइप का लाइक थोड़ा स्ट्रक्चर है, ये कैपिलरी नेटवर्क कहलाता है। इट्स बेसिकली द नेटवर्क, ऑल द ब्रांचेस ऑफ कैपिलरी जब एक साथ इकट्ठा है तो इसको कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं कंबाइनली। और इसके बाद फिर ये ज्वाइन होकर आपस में वेन्यूल्स बनाता है, फिर वो ज्वाइन होकर वेन्स बनाती हैं। ना व्हाट आर द बेसिकली कॉमन थिंग्स इन दैट, ठीक है। सो सबसे पहले तो कॉमन थिंग ये कि इसमें हमारे पास एंडोथेलियम दोनों में मौजूद होती है, ठीक है। दैन वी आर हैविंग द स्मूथ मसल्स, वो भी दोनों में मौजूद है। इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद है दोनों में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी मौजूद हैं। एंडोथेलियम का जो है वो इनर वॉल होती है, ठीक है, इनर लेयर होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल्स जो होती हैं एंड इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। तुम ये देखो कि इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल्स तो है दोनों में, लेकिन वेइन में कितनी कम क्वांटिटी में, कितनी छोटी है, वाइल इन द आर्टरी तुम देखो कितनी ज़्यादा है, ठीक है, जिसको आप ट्यूनिका मीडिया भी कहते हो। ये तीनों नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद करने ज़रूरी है। कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं, आई गेस के दोनों में इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यप, ये तीनों की सिमिलैरिटी के ये तीनों लेयर्स और ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे इनमें पाए जाते हैं, दोनों आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, यानी दोनों ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। सो यप, टिल दैट्स इस ओवर हियर। ब्लड वेसल पूरा चैप्टर था, ये पूरा एक यूनिट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक अलग जो है वो वीडियो बनाकर समझाऊँ, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर लो, वरना फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, लाजमी फॉलो करना है, वो तो 1000 सब्सक्राइबर पर तो DM कर लो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आई रिप्लाई यू। व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्टेड हो, व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्टेड हो फॉर द वॉइस मेल, और डू सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।